दिल्ली के अग्रणी स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञों की एक टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों विशेषकर रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को अपनाने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया है, जो मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और शीघ्र रिकवरी के विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक विशेष रूप से डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रक्रियाओं में उपयोगी सिद्ध हो रही है। Dr. Vikas Tandon, I am the Director of Spine Services at Indian Spine Center. मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह छात्र, मैं अभी ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन और विशाल और मेरे कलीग्स के साथ हम श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संबंधी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में काम करता हूँ। एंड डॉक्टर छाबरा एंड हम लोगों ने सर के कारण ही फर्स्ट टाइम पूरे आउटसाइड अमेरिका फर्स्ट टाइम इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में रोबोट को इंस्टॉल किया गया था। एंड वी ऑल स्टार्टेड आवर जर्नी अलोंग विद डॉक्टर छाबरा हियर। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर जितेश मंगवानी, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, रोबोटिक स्पाइन सर्जन, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। जैसे हम यहाँ पे मंच पे 5 बैठे हैं, तो इसको बोलने में मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ कि डॉक्टर छाबरा के वजह से ही आज ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है एंड हम लोग ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, जो कि आज अमेरिका में रह के हो रहा है। काफ़ी ऐसी केसेस हैं जो हमने यहाँ पर ऑपरेट करे हैं, जो इवन अमेरिका लगता है कि ऐसे केसेस भी हम यहाँ पे रोबोट के साथ कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संबंधी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है, वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से मतलब अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमज़ोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से मतलब जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले, तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक किछावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें इसके लिए सर्जरी की सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा है, इस चीज़ का हम एक बार ध्यान दें, और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। अच्छा, बाय बर्थ होता है सर या? हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है, और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीज़न हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है और लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज़ में ये बहुत कम होता है। जेनेटिक तो नहीं होता है? तो जब डेफिनेटली कुछ
जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है, काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है प्रॉपर। ठीक स्कोलियोसिस, काइफोसिस, बेसिकली स्कोलियोसिस और काइफोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस और काइफोसिस एक रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन बोलते हैं। अगर हम साइडवेज टेढ़े होते हैं तो उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, और अगर हमारा पीछे कुब सा निकलता है तो उसको काइफोसिस बोला जाता है। तो इन दोनों डिफॉर्मिटीज को स्कोलियोसिस और काइफोसिस बोला जाता है, और ये दोनों डिफॉर्मिटीज कई बार एक साथ भी होती है, जिनको काइफोस्कोलियोसिस बोला जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनके बहुत वेरिएबल रिजल्ट्स हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पहले 135 करोड़ या अभी मेरे ख्याल से 150 करोड़ को हम टच कर रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ पीपल आर they have this problem of or deformed spine. इसके अंदर स्कोलियोसिस हो सकता है और काइफोसिस हो सकता है, और इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि स्कोलियोसिस क्यों हुआ है और काइफोसिस क्यों हुआ है। यूजुअली हम यहाँ पे स्कोलियोसिस करने की बात करें अगर, तो स्कोलियोसिस के डिफरेंट कारणों में सबसे पहला कारण तो ये है कि कंजेनाइटल कुछ लोगों में बचपन से होता है, जिसकी वजह ये होती है कि रीढ़ की हड्डी की जो बनावट है वो ढंग से नहीं हो पाई और वो टेढ़ापन शुरुआत हो गया। तो कंजेनाइटल वर्टेब्रा हो गया, कोई कंजेनाइटल हेवी वर्टेब्रा हो गया, कोई हड्डी आधी बनी, कोई बार बन गई, तो उसकी वजह से जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जितना जल्दी इस डिफॉर्मिटी को बनने से पहले और जल्दी पहचाना जा सके, उतना उसका अच्छा इलाज हो पाता है। तो पहचानने के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, हमारी एक एसोसिएशन है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है ASSI। हम लोगों ने ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है स्कूल्स के अंदर। एक ऐप बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग बच्चों में ये जल्दी देख सकते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी यूजफुल, एंड दिस कैन बी at the very early stage we can catch hold of these cases, ताकि इनका जल्दी से जल्दी और बेहतर इलाज हो सके। अगर वो टेढ़ापन बढ़ जाता है तो उसका इलाज करने में उतनी ही मुश्किलें आती हैं। आई थिंक बाकी हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कर्व बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट कर्व्स होते हैं, उनमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो होती है वो ज्यादा जल्दी हो सकती है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के थ्रू। तीसरा, जब एक्यूरेसी बढ़ती है, ऑपरेशन जल्दी होता है, ऑपरेटिव टाइम कम होता है, उससे ब्लड लॉस कम होता है और लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ता है। ओवरऑल इन सारी चीजों की वजह से रिवीजन रेट्स भी बेटर होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको तो पता है ये स्कोलियोसिस मंथ है ये, पर उसके अलावा अगर आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स, स्पाइन की बीमारियां सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी के, WHO के हिसाब से विश्व भर में सारी कंट्रीज ना खाली सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का, आम जुकाम के बाद सबसे कॉमन बीमारी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती है। इससे ना खाली बीमारी आम है, इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर जितेश ने बताया है ना, बच्चा ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था। कई ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज रह जाते हैं। तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और इसके बहुत इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दूंगा, विश्व का अगर सबसे प्रोग्रेस नेशन अमेरिका में सबसे ज्यादा मैनार्स का लॉस इंडस्ट्री में कमर के दर्द से होता है। तो ना खाली आम है, ना खाली इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं, पर इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं। तो स्पाइन के बारे अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं। आप लोग ने सुना ही होगा लोगों से, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत करवा लिया तो जिंदगी भर के लिए आपको उसके बारे मतलब बाद में आपको दुष्परिणाम रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्याएं हैं।
कमर का दर्द है, 1 महीने तक बिस्तर में लेटे रहो, कई लोग आते हैं 6-6 महीने तक बिस्तर में रहते हैं। तो लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है कि बच्चों का सर्जरी क्या सेफ है। तो जैसे कि बच्चों का सर्जरी बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें ब्लड इतना कम होता है कि हम ज़्यादा ब्लीडिंग का भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हार्ट के रिजर्व्स कम होते हैं। तो इसमें हमें प्रिसीजन सर्जरी बहुत ज़रूरत होता है। तो जैसे मैंने एक बच्चे का एक्सप्लेन किया कि ये शायद दुनिया में ही सबसे छोटा बच्चा है जिसका हमने सर्जरी किया स्पाइनल टीबी के डिफॉर्मिटी के। तो दोनों शोल्डर जो लेवल पे होना चाहिए, एक शोल्डर ऊपर नीचे दिखेगा, या आप जब पीठ के तरफ से देखोगे तो एक पार्ट हमारे चेस्ट का उभरा हुआ दिखेगा, एक पार्ट अंदर दिख सकता है। और हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट में भी ये हो सकता है कि एक पार्ट बाहर को दिखे, एक पार्ट अंदर की तरफ दिखे। और जब हम स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने सारे बच्चों में करके देख सकते हैं, उनको हम बेंड करें, और जो जब वो जमीन के लिए पैरेलल हो जाते हैं तो हम उनको उसी डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करें, तो कोई भी चेस्ट वॉल एक ऊपर नीचे दिखे तो हम स्कोलियोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये धारणा मत रखिएगा कि ये डिफॉर्मिटी खाली कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है। खास तौर से जब यंग बच्चों में डिफॉर्मिटी हो, तो जो हमारी छाती बच्चों में 5 से 10 साल में बड़ी होती है, जैसे सारी हड्डियां बड़ी होती हैं, तो अगर डिफॉर्मिटी के कारण वो नॉर्मल साइज ना पहुंच सके तो अंदर जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे लंग्स हैं चाहे हार्ट हैं, उन पे असर होता है। और फिर आगे चल के इन बच्चों में रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर भी होता है। तो अगर खास तौर से यंग एज में जिनमें शुरू होती है, उनमें मॉर्बिडिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी, कॉस्मेटिक खाली नहीं रह जाती प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि जब आप नेग्लेक्टेड डिफॉर्मिटीज हो तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाती हैं। खाली एक पहला सवाल था, उसका मैं और थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज सब आप लोग ये धारणा मत लेके जाइएगा कि स्पाइन का मेन इलाज सर्जरी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट शायद स्पाइन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर कंपोनेंट का मैनेजमेंट का उतना ही योगदान होता है, ठीक है। तो मतलब सर्जरी एक छोटा कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट का। तो जैसे कि आपने पूछा स्पाइनल इंजरी का, और स्पाइनल इंजरी में हुई तो आपने रीढ़ की हड्डी फिक्स कर दी, बट अगर वो कंप्लीट इंजरी है तो जिंदगी भर पैरालाइज रहेगा इंसान। तो उसको कैसे उस पैरालिसिस के साथ बावजूद नॉर्मल लाइफस्टाइल पे लाना है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन से उसको लाना पड़ता है। तो प्रिवेंशन से पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेंशन व्हाटएवर यू आर वेयर यू आर पब्लिशिंग। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। इफ यू सी कि टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है to make spine surgery safe. Now the idea of making it safe is to obviously have better results, right? So जो technology है that is like neuro monitoring हो गया, जो बात हुई इसके बारे में कि हमको पता रहता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं during surgery, so we are aware what is happening there. Then OR navigation हो गया, या फिर robotics हो गया, they make your life much easier. Like simple example, अगर हमको एक point A से point B जाना है, हम गाड़ी पहले चलाते थे नॉर्मल गाड़ी, ठीक है, तो हमको रास्ता तो पता नहीं होता था, हम क्या करते थे, लोगों से पूछते रहते थे, अरे ब्रॉडवेज का रास्ता कैसे, अरे सेंट्रल मार्केट का रास्ता कैसे। अभी गूगल मैप डालते हैं, हम वहाँ जहाँ हमको पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड आवर लाइफ, इट हैज मेड आवर लाइफ बेटर, द कार्स आर मच मच बेटर। और उसके ऊपर अब टेस्ला आ गई। टेस्ला में तो गूगल मैप भी नहीं डालो, बस बैठ जाना है, एंड इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी हैसल। सो आप ये कह सकते हैं कि पहले की सर्जरीज थी जो अच्छी थी, वो मापती 800 टाइप की, बट चल रही थी बढ़िया चल, ठीक है। अभी गूगल मैप से हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा नेविगेशन है, हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एंड दिस मेक्स आवर ड्राइविंग इजियर एंड सेफ, राइट।
Tesla is the robot which is the most advanced. Right? So that is the whole thing. अवेयरनेस की बात की थी तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोगों को ये ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, न्यूरोसर्जरी के पास जाएं, तो मेरी तरफ से एक अवेयरनेस है, जिसके पास भी जाएं, he should be trained in spine. Not all neurosurgeons, not all orthopedic surgeons are trained in spine. जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है who is trained in spine, जो न्यूरोसर्जन है who is trained in spine, उनके पास जाना चाहिए, और स्पाइन की कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हों तो किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। शुरुआत में तो ऑर्थोपेडिक के पास ये अवेयरनेस ना खाली ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन में बट हर डॉक्टर में होनी चाहिए। तो मेन मैसेज अगर उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए सबका अगर हमें समरी देनी है तो एक स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट इंसान की स्पाइन की है। जुकाम, आम जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम सबसे आम है। 10 में से 8 लोगों में स्पाइन की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी ना कभी जरूर कम करेगी। स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे हमने बात की। दूसरी बात, तीसरी, इसके सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि जैसे कि बताया कि अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजों से, अगर 2 शब्दों में बोला जाए तो एक अच्छी जीवन शैली से, हेल्दी लाइफस्टाइल से स्पाइन की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक, अगर स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनमें से अक्सर सारे, बहुत सारों में 95 से 97% लोगों में कंजर्वेटिव मेथड से ही उसका उपचार किया जा सकता है। 3 से 5% में अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आज स्पाइन सर्जरी सेफ है। और सेफ को अगर देखा जाए तो ना करने में कहीं ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना कि करने में। तो अगर ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हम काफी स्पाइन की जो मॉर्बिडिटी है और जो उसका इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं।